नमस्कार, मैं हरिकेश्वर राम। जय भीम। आज हमारे साथ रमाशंकर आर्य जी हैं, जो शिक्षाविद हैं और दलितों और बहुजनों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं और वैचारिक दृष्टि से उन्हें समृद्ध करते रहे। विगत दिनों हैदराबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय दलित शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था 26 और 27 अगस्त को। उसमें आप भी गए थे। तो उस शिखर सम्मेलन का क्या संदेश है? धन्यवाद भाई ईश्वर जी। हम लोग साथ जो राष्ट्रीय दलित शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे और उसमें पूरे देश से लगभग 300 के आसपास दलित बुद्धिजीवियों ने अपनी सहभागिता निभाई, लोग आए थे और दलितों के विभिन्न मुद्दों पर लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे, बहस हुई, कई तरह की बातें उभर करके आई। मेरी जानकारी में ये दूसरा दलित शिखर सम्मेलन था। इसके पहले इंडिया में आज़ादी के बाद संभवतः पहली बार 2002 में भोपाल में कांग्रेस की सरकार उसमें थी और श्री विजय सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने आयोजित कराया था और संजोग से मैं उसमें भी शामिल था। लेकिन ये वाला सम्मेलन जो हुआ हैदराबाद में उससे अधिक फ्रूटफुल और अधिक रिजल्ट देने वाला लगा, इसलिए कि इस में प्रायः देश के हर कोने से लोग आए थे। लगभग 24 राज्यों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी। और विभिन्न तरह के मुद्दे, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, जमीन से भी जुड़े हुए मुद्दे, या हमारे दलित समाज के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर बहस हुई, विचार किया गया और एक आम सहमति के तौर पर बातें उभर करके आई और तय हुआ कि नेशनल लेवल पर हम लोगों का एक एजेंडा तैयार होना चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए और सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को बाध्य किया जाए कि हमारे इन ज्वलंत मुद्दों के विषय में विचार करें, सोचें और हम जो देश और समाज को जिस तरह का सहयोग दे रहे हैं, एक मजबूत नागरिक के रूप में, तो अन्य नागरिकों के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमको मिलनी चाहिए। नहीं, मोस्टली तो हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर जो एजेंडा जो नोट था, उस एजेंडा में ये था कि भाई जो विभिन्न हमारा प्रोटेक्शन है संवैधानिक, उस प्रोटेक्शन के विरुद्ध सरकारें काम करती रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार। जिसके कारण मान लीजिए कि आज दलित आज भी पिछड़े हुए, आज भी उनके साथ भेदभाव, बेईमानी और अन्याय जो है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन के बावजूद हो रहा है। तो मूल तो तह में ये आया कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना और दलितों के खिलाफ मानने की काम करना, उसको प्रोटेक्शन के बावजूद। तो मूल समस्या ये है कि उसको कैसे संरक्षित किया जाए। जो हमारा दलित का जो एजेंडा है, जो हमारा संविधान में प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन को कैसे किया जाए, मूल रूप से हमको लगता है कि यही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यह बात उभर करके आई कि हमारे समाज के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर भी संविधान में व्यवस्था की गई है और रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर एट्रोसिटीज, अत्याचार, हमारा दोहन और शोषण हो रहा है और लगातार हम हाशिए पर रखे भी जा रहे हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उस पर तो यही बात आई थी सर
कि मान ले कितना दिन मान ले के रहते हुए प्रोटेक्शन एट्रोसिटी रहते हुए भी उसका मूल कारण ये माना गया था कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो केस होता है तो उसमें उसका जो जो निर्णय होता है, जो सजा देने का जो रेट है नहीं के बराबर है, जिसके कारण ये रुक नहीं रही है, लगातार घटना बढ़ रही है और जिसमें जुडिशरी और खासकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जवाबदेह माने। तो इसका वजह है कि मानसिकता जो है शेड्यूल कास्ट के प्रति आज भी नहीं बदली, उसको बदलने के लिए भी बिल्कुल सहमत है। समाज में जो जातीय संकीर्णता है, जातीय जातीय भेद है और समाज जिस तरह से हमारा बना हुआ है जातियों में, और इसके चलते हम हाशिए पर रखे जाते रहे हैं। और आज़ादी के 70 वर्ष बाद समाज में शिक्षा और जागरूकता ये सब कुछ भी देखी जा रही है, आई है। उसके बावजूद भी लोगों की सोच में, लोगों की समझ में बदलाव नहीं आ पा रहा। लोग उसी तरह से लोगों को अपने पुराने जातीय नजरिए से देखते हैं। अच्छा सर, वहाँ पर अच्छा सर, हैदराबाद में जो हुआ उसके बाद क्या बिहार में भी कोई कास्टम आयोजित करने का प्लानिंग है क्या? आपस में हम लोगों की बात हुई और ऐसा हम लोगों ने फील किया कि निश्चित रूप से बिहार में भी इस तरह के कार्यक्रम कराए जाने चाहिए और लोगों को, अपने लोगों को ऐसे कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए और एक इससे निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी लोगों में, अपने विरोध होने वाली घटनाओं के विरोध लड़ने की क्षमता विकसित होगी और एक एकजुटता भी पैदा होगी, जागरूकता भी आएगी। निश्चित रूप से ये सब किया जा सकता है और यहाँ भी मतलब कार्यक्रम करने का, आयोजित करने का प्लानिंग है। किया जा सकता। अच्छा सर, ये मान लीजिए आमतौर पर ये माना जाता है कि संविधान के विरुद्धी सबसे ज़्यादा भाजपा और आरएसएस की सरकार है और आमतौर पर दलितों और अति पिछड़ों के मन में भाजपा के प्रति आक्रोश भी रहता है, ठीक है। लेकिन बिहार में की हम चर्चा करें तो बिहार में ऐसा क्या है कि राजद की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, दलितों के साथ यहाँ भी अन्याय रुकने का नाम नहीं लेता और संविधान के विरुद्ध, जिसे आप देखिएगा कि संविधान में 46 में व्यवस्था है कि शेड्यूल कास्ट की शिक्षा और वित्त पर स्पेशल ध्यान देके उसको रखना है, लेकिन बिहार सरकार ने जो इसका राशि था एससीपी का राशि का उसको दूसरी जगह खर्चा कर दिया। छात्रों का आपका ये स्कॉलरशिप मान लीजिए कि बंद कर दिया। अभी मान लीजिए कि संविधान में व्यवस्था है ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का, तो कॉन्सिक्वेंशियल हटा के आई मूल वरीयता के आधार पर मान लीजिए कर दिया। दूसरे में ये भी है कि जो काउंटिंग होगा, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं अगर जनरल कैटेगरी में अगर चले जाते हैं तो उनका काउंट जनरल कैटेगरी में होगा, शेड्यूल कास्ट में नहीं होगा। लेकिन सरकार ने जो अभी आदेश निकाला है में तो उसमें इस तरह से कर दिया है कि नहीं, जो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे और आपका जो सीट है उसी में से एडजस्ट होंगे। तो कहने का मतलब कि एक तरह से 50% तो रिजर्व हो गया समान लोगों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए जो विकट परिस्थिति है खासकर दलितों के लिए विशेष, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या विकल्प बचता है हमारे लिए? आज देखिए बिहार की जो स्थिति है सामाजिक और राजनीतिक अन्य राज्यों से भिन्न है या पिछड़ा हुआ राज्य है। जागरूकता का अभाव अभी भी देखा जा रहा है और लिटरेसी रेट दलित के बीच अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है और इसलिए लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। आज लेकिन इसको दोहराई नहीं है कि एक नया इसी में से उभर रहा है, एक वर्ग उभर रहा है हम लोगों के बीच और दलित जॉब करने वाले लोग हैं, कर्मचारियों अधिकारियों के बीच से, जो बहुत सचेत और सजग होकर के अपने अधिकारों के प्रति लोगों को अवगत करा रहा है, बता रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोग आगे आए, अपने अधिकार के लिए लड़े, खास करके संवैधानिक अधिकार जो मिले हुए हैं उसके प्रति। और जो अधिकार मिले हुए हैं, अधिकार हो या अन्य अधिकार हो, उसको जो ब्यूरोक्रेट्स
लोग हैं उसका इंटरप्रिटेशन वो कुछ कुछ उल्टा सीधा जरूर करते रहे हैं। मुझे याद है कि 90 के आसपास लालू जी की सरकार आई थी, तो पहली बार ये नोटिफिकेशन हुआ कि SC ST या रिजर्वेशन कैटेगरी के लड़के जो जनरल सीट पर क्वालिफाई करते हैं उनको जनरल ट्रीट किया जाए, बाकी उनका सीट रह ही जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये होना चाहिए था, लेकिन इसको लोगों ने एक्सेप्ट, जो ये सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा सीधा करने लगे और कई तरह की बातें उठी। हमने इसमें देखा भी है, संयोग से कई तरह के रिक्रूटमेंट बोर्ड में हम तो मेंबर भी रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ सवाल उठाया। एक घटना मुझे याद है कि एक लड़की, बैकवर्ड की लड़की, बहुत अच्छा रिजल्ट कर दी थी, वहाँ एक अपर कास्ट टीचर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसका तो बैकवर्ड कोटे में हो ही जाएगा, इसका नंबर अधिक जितना थोड़ा कम ही दिया जाए। हमने विरोध किया, नहीं जो मेरिट है उतना नंबर दिया ही जाना चाहिए, तो नहीं चली जाएगी जनरल। कहा कि इसमें हर्ज क्या है, सरकारी प्रावधान होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन वो लोग तैयार कहे कि ना यहाँ ऐसा कहाँ पर था, उन लोगों ने अपना इग्नोरेंस, नेक्स्ट डे तक उसको रिजल्ट को रोका गया। दूसरे दिन मैंने ले जा करके लेटर पढ़वाया बिहार गवर्नमेंट का, उसके बाद सहमति बनी, उस लड़की को नंबर भी दिया गया, उसका रिजल्ट भी हुआ और जनरल। तो इस तरह से तो है कि जो रिक्रूट करने वाले लोग बैठे। एक तो बात हमको और याद पड़ेगा सर, जो पटना यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा किया, तो पटना यूनिवर्सिटी में हुआ क्या कि एक लड़का था धानुक जाति का, और संस्कृत में जो MA का जो परीक्षा हुआ संस्कृत में वो टॉप कर गया, लेकिन उसका रिजल्ट पेंडिंग रखा हुआ था, किसी तरह हो रहा था कि ये धानुक होके कैसे टॉप करेगा। तो बड़ा ऐसा हो रहा था, इसकी जानकारी इंटरनल से हम लोग को हो गई, वो पहले उसको कहा, फिर वो हम लोग के पास आया और हम लोग सीधे VC के यहाँ गए और हमने कहा कि सर रिजल्ट हो गया है, रोक के रखा गया इसलिए कि चूंकि धानुक टॉप नहीं करे, तो इसलिए उसको अभी आप पब्लिश करेंगे। और ठीक है, जब मंगाया गया तो वही स्थिति था, उसको टॉप मान लेके घोषित, उसी दिन रिजल्ट निकाला गया। तो करने का वही सब तो मान लेके है। लेकिन अब मेरा ये सवाल, आगे का सवाल ये है सर कि हमारे लिए दोनों खतरनाक, उन्हें BJP RSS तो है ही, और दूसरे में ये भी मान लीजिए कि है कि हमारे अधिकारों को छीनने में उससे ज़्यादा भी कम नहीं है। तो अगला चुनाव हम लोग क्या करना चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए और उसके खिलाफ करना चाहिए, या दोनों के खिलाफ मान लें कि आंदोलन तो दोनों के खिलाफ होना चाहिए। भले जनता जब जागरूक हो जाएगी तो जो उचित समझेगा अपना निर्णय ले लेगी। आपको इस पर क्या? अब समाज में जागरूकता आई है, लोग अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा विरोधी है। शब्द बोलने और शब्द कहने से काम चलने वाला नहीं। अब लोगों की समझ जरूर विकसित हो रही है, पहले से विकसित हो रहा है। वो आज किसकी आइडियोलॉजी क्या है यह भी लोग समझने लगे। इसलिए वोट का प्रयोग तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम वोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम अपना वोट वही देंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए सही अर्थों में समर्पित है, कुछ करने की समझ रखता है, सोच रखता है, उसको है। हवाबाजी करने वाले लोग या केवल जुमलाबाजी करने वाले लोग, जो केवल शब्द ग्रहण करके ही, तो इसीलिए सर ये भी देखा जा रहा है आज के समय में क्योंकि शेड्यूल कास्ट में जागरूकता बढ़ी, पढ़े लिखे लोग समझ रहे, नतीजा क्या हो रहा है कि सबके गलती पकड़ा रहा है, पहले गलती पकड़ाता ही नहीं था। अब जो जहाँ गलती कर रहा है लोग उस लेवल के हैं, उसको पकड़ ले रहे हैं और समाज में ले भी जा रहे हैं। तो आज नकल हमको लगता है कि समाज के साथ अच्छा होगा, जितना जागरूकता बढ़ेगा, लोग जितना जागरूक होंगे उस हिसाब से आपका अधिकार सुनिश्चित आपका होगा। इंजीनियर साहब, इस बात की जरूरत है कि समाज में जागरूकता, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना का विकास हो, लगातार इन चीजों को लोग समझें
और समाज के पढ़े लिखे लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है आपके और हमारे जैसे लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, अधिकारों के प्रति सचेत करें, ताकि हमारे लोग ठगे नहीं जाए। अभी तक तो हैदराबाद कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा यह बात उठ करके आई और लोगों ने आंकड़ा पेश किया कि पूरे देश के राज्यों के या केंद्र के कल्याण विभाग के संबंध में लोगों ने जानकारी दी कि टोटल जो अलॉट किया जाता है फंड कल्याण विभाग के विशेष संघीभूत योजना के साथ दुरुपयोग हो रहा है, खर्च पूरा नहीं हो पा ना दुरुपयोग हो रहा है, खर्च डाइवर्सन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, विचलन होता है, विचलन कर दे रहे हैं या जानबूझकर खर्च नहीं करते हैं। जी जी, ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, तो ये समस्या तो है, मानसिकता ये सोच है, इस पर भी हमारे लोगों को जागरूक होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको पहल देनी चाहिए, ऐसा नहीं जी जी, और जो चुन करके विधि के रूप में भेजे हैं विधान सभा उनको सजग रह करके यह सब देखना चाहिए। हमारे समाज के लिए जो आवंटित फंड है, जिस मुद्दे जिस ये में खर्च होना चाहिए और उस पर खर्च हो। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि ये स्पेशल डायरेक्शन में माने गए हैं, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट के ऊपर है कि भाई 46 में स्पष्ट किया हुआ है कि जहाँ शिक्षा का मामला है, जहाँ अर्थ का मामला है, वहाँ स्पेशल केयर करके आपको SC/ST को प्रोटेक्ट करना है और इसके बावजूद भी उनकी अपने जवाबदेही से वो करने का, मान लीजिए कि कहीं जगह नहीं है, इसके बावजूद भी मान लीजिए आपके राशि का दुरुपयोग होता है और शिक्षा से लोगों को वंचित करने का षड्यंत्र होता है, तो इसमें हमारे जो प्रतिनिधि लोग जाते हैं तो हमको लगता है कि उस प्रतिनिधि मंडल भी अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। इसलिए सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व जरूरी है। इसके लिए भी समाज को आगे होना पड़ेगा और दबाव बनाना पड़ेगा कि तुम अगर जाओ तो निर्णायक और सक्षम प्रतिनिधित्व करो। तो सर अब इतना ही, फिर आगे अन्य मुद्दों पर फिर बातचीत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।